Good morning. Good morning, students. An Astrologer's Day. It is a short story. एक short story है ये, and it is written by R.K. नारायण, जिनका पूरा नाम है राशिपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण। R.K. नारायण जी जो है साउथ इंडिया के रहने वाले थे और इंग्लिश लिटरेचर में इनका काफ़ी योगदान है और बहुत ही बढ़िया कहानियाँ ये लिखते हैं। ये कहानी भी बहुत मज़ेदार है। इस कहानी में हम देखते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर ये कहानी है। एस्ट्रोलॉजर मतलब कि ज्योतिषी। एक ज्योतिषी के एक दिन की जीवन की घटना पे एक आधारित ये कहानी है। इस कहानी की शुरुआत जो होती है, जैसे उसके और दिनों की शुरुआत होती है, उसी प्रकार की सामान्य शुरुआत है उसकी। और बताया गया है कि ज्योतिषी किस प्रकार का वो दिखता है, कहाँ पे वो काम करता है और कैसे वो लोगों के बीच में अपना प्रभुत्व जमाता है। और कितना वो ज्योतिष जानता है, इन सब के ऊपर बात होते हुए उसका जो दिन का समापन है वो एक नए रहस्य को उजागर करता है और एक अलग प्रकार से दिन का समापन होता है। तो कहानी बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, एंड यू विल रियली लव इट। तो आइए हम इस चैप्टर को डिटेल में इंग्लिश में पढ़ते हुए लाइन बाय लाइन हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे कि एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए चैप्टर की हमने मतलब तैयारी की है। तो इस चैप्टर को हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। Punctually at midday he opened his bag. रोज की भांति दोपहर को उसने अपना थैला खोला and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie cells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. और उसने अपना व्यावसायिक सामान फैला दिया, जिसमें 1 दर्जन कौड़ियां, एक वर्गाकार कपड़ा जिस पर अस्पष्ट रूप से या धुंधली रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। अस्पष्ट या धुंधली कह सकते हैं हम, रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। एक नोटबुक या कॉपी कह सकते हैं और एक लिखित ताड़पत्रों का बंडल भी उसमें सम्मिलित है। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with a sharp, abnormal gleam. उसका माथा या उसका मस्तक पवित्र राख या पवित्र भस्म और सिंदूर या लाल रंग से चमक रहा था। मतलब उसके माथा या मस्तक जो भी आप समझ लीजिए, उसमें पवित्र राख या पवित्र भस्म कह सकते हैं आप, वो लगा हुआ था और उसमें सिंदूर या लाल रंग का टीका जो था वो लगा हुआ था और उसका मस्तक इन भस्म और सिंदूर के लेपन से चमक रहा था। उसकी आंखें एक विचित्र या कह सकते हैं कि एक असाधारण तेज से चमक रही थी। Which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. जो वास्तव में लगातार ग्राहकों को खोजते रहने का परिणाम थी, परंतु उसके भोले भाले ग्राहक या हम कह लें कि उसके जो सीधे साधे ग्राहक थे, जो चालाक नहीं थे, जो भरोसा कर लेते थे या भरोसे में आ जाते थे, ऐसे ग्राहक आंखों की इस चमक को, जो कि ज्योतिषी की आंखों में अलग सी जान पड़ती थी, उस चमक को आंखों की
को वो एक दिव्य प्रकाश समझते थे। और जब उन्हें इस चीज का मतलब ऐसा एहसास होता था कि वो एक दिव्य प्रकाश है, तो वे अपने आप में सुख या संतोष की अनुभूति भी करते थे कि चलिए अच्छा है हम सही व्यक्ति के पास आए हैं, जिसके पास आए हैं। ये तो दिव्य, इनकी आंखों में जो प्रकाश है वो बड़ा दिव्य है। और ऐसा समझते हुए वो उनके पूरे भरोसे में, यानी कि ज्योतिषी के पूरे भरोसे में आ जाते थे। वो इतना भरोसा करते थे कि वो अपने आप को वहां पे काफी मतलब कि कंफर्टेबल महसूस करते थे। The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. यहाँ पे कहा गया है कि ज्योतिषी का जो रंगा हुआ माथा है, या रंगा पुता जिसको कह सकते हैं हम, माथा है जिसमें पवित्र भस्म और लाल टीका या सिंदूर लगा हुआ है, और जो उसके गालों पर फैली हुई काली काली मूछें हैं। माथे और गालों पर फैली हुई काली मूछों के मध्य जो उसकी आंखों की स्थिति है, वो आंखों की स्थिति वहां पर होने के कारण बहुत अधिक प्रभावित करने वाली या बहुत अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती थी। मतलब समझिए कि हम कह सकते हैं कि आंखों की शक्ति काफी बढ़ जाती थी ऐसे माथे, रंगे हुए माथे और काली मूछों के मध्य होने के कारण, जिससे लोग बहुत जल्दी या बहुत अधिक प्रभावित होते थे। तो वो आंखों की शक्ति, ऐसा महसूस होता था कि आंखों की शक्ति काफी गुना बढ़ गई है। यहाँ पर लेखक ने इस बात को साबित करने के लिए उसने एक तर्क भी दिया है कि यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को भी ऐसी सेटिंग करके उसके चेहरे पे ऐसी सेटिंग कर दी जाए कि उसका माथा इस प्रकार से रंग दिया जाए और उसकी काली काली मूछें उसके गालों पे फैल रही हों, और उन दोनों के मध्य यदि उसकी आंखों में भी देखा जाए तो उसकी आंखें भी ऐसी, अगर इस प्रकार की सेटिंग हो जाती है, इस प्रकार से चेहरे पे मतलब कि चेहरे को इस प्रकार से रंगा पोता जाता है और इस प्रकार से उसके चेहरे पे सेटिंग करी जाए, तो एक मूर्ख व्यक्ति की आंखें भी शक्तिशाली चमक वाली बन सकती हैं। वो उसकी आंखें भी ऐसी स्थिति में बहुत जबरदस्त तरीके से चमकेंगी। To crown the effect, he wound a saffron-colored turban around his head. This color scheme never failed. इस प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए वह अपने सिर पर भगवा रंग का एक टर्बन, टर्बन मीन्स साफा, बांधता था, एक पगड़ी बांधता था अपने सिर पर, और जिसका रंग होता था भगवा, या हम केसरिया कह सकते हैं, जो झंडे में सबसे पहला रंग है, उस रंग की बात हो रही है। यह रंग योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। अगर इस प्रकार की रंग योजना उसके मतलब उसके चेहरे को इस प्रकार से दमका दिया जाए या चमका दिया जाए, और सिर पे ऊपर से साफे एक साफा बांधा जाए जो भगवा रंग का हो, तो इस प्रकार की जो ये रंग योजना करी जाए तो एक ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसी योजनाएं, ऐसी रंग योजना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। People were attracted to him as bees are attracted to cosmos and dahlia stalks. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall park.
यहां पे कहा गया है कि लोग उसकी तरफ इस तरीके से या इस भांति आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियां कॉस्मोस और डहेलिया के पौधों की तरफ, उनके फूलों की तरफ, फूल के डंडे की तरफ आकर्षित होती है। टाउन हॉल पार्क में से गुजरने वाली सड़क के, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह का नाम आया है, यही नाम आया है, टाउन हॉल पार्क। टाउन हॉल पार्क जो था उसमें से गुजरने वाली सड़क, जो गुजरने वाली सड़क का मतलब है जो सड़क उस तरफ जा रही है और उसमें से गुजरेगी, उसमें से गुजरने वाली सड़क के एक किनारे पर, दो किनारे होते हैं सड़क के, उसके एक किनारे पर एक इमली का वृक्ष लगा हुआ था और उस इमली के वृक्ष की जो फैली हुई, चारों तरफ फैली हुई टहनियां थी, उन फैली हुई टहनियों में से कुछ टहनियों के नीचे, जो कुछ टहनियां थी वो उस स्थान पर थी जिसके नीचे ज्योतिषी बैठकर अपना ज्योतिष संबंधी कार्य करता था। It was a remarkable place in many ways. A surging crowd was always moving up and down this narrow road morning till night. यहां पे कहा गया है अनेकों बातों में, अगर हम बात करें तो यह एक बढ़िया स्थान था। कई बातों में हम कह सकते हैं कि यह एक बढ़िया स्थान था, यह अनेकों बातों में बढ़िया स्थान था। और सवेरे से रात तक, सवेरे से लेकर रात तक ये जो सड़क थी ये बड़ी संकरी सड़क थी और इस संकरी सड़क पर भीड़ उमड़ती रहती थी। मतलब कि लोग दिन रात इस रास्ते में आते जाते रहते थे। ये रोड या ये रास्ता लगातार सुबह से शाम तक भरा रहता था लोगों से। A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magicians, and above all, an auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. उस सड़क पर हम ये कह सकते हैं, या उस सड़क के किनारे किनारे पर भांति भांति के व्यापार और व्यवसायों का प्रतिनिधित्व था। यानी कि सड़क के किनारे किनारे से मतलब हमारा ये मीनिंग है कि उस सड़क के दोनों तरफ, दोनों किनारों पर, उस सड़क के दोनों तरफ लोगों की, कई प्रकार के व्यापारियों की, कई प्रकार के व्यवसायियों की दुकानें थी जो भिन्न भिन्न या भांति भांति प्रकार के व्यापार या व्यवसाय करते थे। ये मीनिंग है यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा गया प्रतिनिधित्व करते थे यानी रिप्रेजेंट करते थे, ये जो वर्ड है इसका मतलब ये है। अब वो क्या क्या प्रकार के व्यवसाय और व्यापार बताए गए हैं, जैसे बताया गया है कि औषधियों के या दवाइयों के विक्रेता थे उसमें, चुराए हुए सामग्री के, या जो ये कबाड़ होता है, हार्डवेयर का सामान होता है, इसके चुराए हुए इस प्रकार के सामानों के विक्रेता थे वहां पे। जादूगर लोगों की दुकानें भी थी वहां पर। और इन सबसे बढ़ के जो कहा गया है कि इन सबसे भी बढ़कर वहां पे सस्ते कपड़ों को नीलाम करने वाला एक नीलाम करता भी था। यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की दुकान भी थी जो नीलामी करता था सस्ते कपड़ों की। अब ये सस्ते कपड़ों से मतलब यहाँ पे CLOTHES तो नहीं लिखा गया है, मेन तो वैसे कपड़ों के लिए, उसके लिए हम कहते हैं जो ड्रेसेस हैं, लेकिन यहाँ CLOTH क्लॉथ लिखा है, तो क्लॉथ का मतलब होता है जनरल टर्म में, तो क्लॉथ का मीनिंग यही होता है कि जो थान का कपड़ा होता है, या ऐसे चादरों के कपड़े भी होते हैं इस प्रकार के, और
इसके भी होते हैं, साड़ियों के भी होते हैं, जो पूरा थान होता है जिसमें से काट के बेचा जाता है। या जिसको हम कहते हैं पाजामा कुर्ता, या जो और सलवार कुर्ता होता है, इनका कपड़ा भी इस प्रकार से थान से कट के बेचा जाता है। तो इस प्रकार का एक कपड़ों का एक विक्रेता भी है, नीलाम करता, मतलब यहाँ पे ऑक्शनियर वर्ड लिखा है तो नीलाम करता मतलब नीलाम करने वाला उसको। और इस व्यक्ति की खासियत ये थी कि ये दिन भर और शोरगुल करता था, यानी कि ये इतना हल्ला गुल्ला करता था। ये हल्ला गुल्ला करने का मतलब ये है कि ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, ये अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए हल्ला गुल्ला करता था या शोरगुल मचाता था। और ये इतना शोरगुल उन लोगों को आकर्षित करने के लिए मचाता था, यानी कि उन लोगों को अपने सामान को सस्ते में बेचने के लिए या सस्ता सामान बेचने के लिए लोगों को एकत्रित करने के लिए पूरे दिन भर बहुत ज्यादा हल्ला करता था। इतना ज्यादा हल्ला करता था कि उसके पास ग्राहकों की भीड़ इकट्ठी हो जाए। यहाँ पे ये बताया गया है। Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnuts, who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth. And people flocked to him. शोरगुल सिर्फ वो व्यक्ति नहीं मचाता था जो कपड़ों का नीलाम करता था। शोरगुल मचाने में उसके बाद जो नंबर आता था, वो नंबर आता था मूंगफली वाले का, जो भुनी हुई मूंगफलियां बेचता था, यानी कि भुनी हुई मूंगफलियों का विक्रेता था, वो वेंडर था। ये जो व्यक्ति था, ये अपने इसका एक अलग ही विशेष इसका एक तरीका था अपने ग्राहकों को आकर्षित करने का। ये प्रत्येक दिन यानी कि हर रोज एक काम करता था कि अपने जो सामान है, WARE वेयर जो वर्ड लिखा है वो आइटम के लिए लिखा गया है, यानी कि सामग्री के लिए, सामान के लिए लिखा गया है। तो वो जो अपना सामान था, उस सामान को वो रोज एक सुंदर सा काल्पनिक, एक बढ़िया सा काल्पनिक नाम दिया करता था। जैसे किसी दिन वो कहता था कि बॉम्बे आइसक्रीम, कभी वो कहता था बॉम्बे की आइसक्रीम आ गई है, फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से बोलता होगा। और किसी दिन दूसरे दिन कहेगा कि दिल्ली आमंड, यानी कि दिल्ली के बादाम, आइए आइए जल्दी जल्दी आइए, दिल्ली के बादाम आ गए हैं बाजार में, सस्ते में मिल रहे हैं, जो भी कहता होगा। इस प्रकार से वो अपने भुनी हुई मूंगफलियों को बेचने के लिए उस नाम का प्रयोग करता था। जैसे और उसमें बोला गया है कि तीसरे दिन, जैसे वो कह रहा है कि राजा का भोजन आ गया है, या जो राजा खाता है उस प्रकार की मिठाई आ गई है, इस मीनिंग में उसने राजा डेलिकेसी कहा है यहाँ पे। और एंड सो ऑन का मतलब है कि ऐसा वो, और दिन फिर कोई नया नाम, फिर कोई नया नाम। तो यहाँ पे 3 नाम तो लेखक ने ओपन किए हैं, लेकिन वो कह रहा है इसी प्रकार से वो नामों को रोज बदलता रहता है और रोज नए नए नाम लेके आता है, और उनको काल्पनिक नाम या नए नए सुंदर बढ़िया से नाम देता है अपने सामग्री को, जिससे उसके यहाँ भी वो भी मतलब शोरगुल मचाने में वो भी अपना। नेक्स्ट टू हिम लिखा है तो उसके बाद इसका नंबर आता है, साड़ी के विक्रेता के बाद, नहीं सॉरी, कपड़ों के विक्रेता के बाद भुनी हुई मूंगफली के विक्रेता के का जो नंबर है वो आता था हल शोरगुल मचाने में, शोर करने में, लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए जो शोर किया जाता है उस शोर को करने। तो इसके चारों ओर भी लोग, काफी लोग जमा रहते थे। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby.
ये जो भीड़ है, जो मूंगफली वाले यानी कि भुनी हुई मूंगफली वाले के आगे लगी रहती थी, जो वो इकट्ठा करता था जिस भीड़ को, जो उसके यहाँ से सामान लेने के लिए यानी कि भुनी मूंगफली एकत्रित करने के लिए जो उसके आगे भीड़ लग जाती थी, उस भीड़ का एक बड़ा हिस्सा, क्राउड डेलिड बिफोर लिखा है जो, वो भीड़ का जो फ्री हिस्सा है जिसको अभी सामान लेने में लाइन पे लगे हुए हैं, जो इतनी भीड़ के कारण जिसका नंबर अभी पड़ा नहीं है, वो भीड़ जो है, क्योंकि रोड संकरी है और बहुत क्राउडेड है, लोगों का आना जाना बहुत है उस रोड में, बहुत बिजी रोड होने के कारण उस दुकान के, मूंगफली की दुकान के लोगों के जो मूंगफली की दुकान के आगे लगती थी भीड़, उस भीड़ का एक बड़ा भाग ज्योतिषी के सामने भी ऑटोमेटिकली जमा हो जाता था। मतलब बिना ज्योतिषी की इच्छा के, मतलब ज्योतिष से उनका कोई लेना देना नहीं है या ज्योतिषी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ना वो कुछ अपना हाथ वाथ दिखाने आए हैं, ना कुछ अपने भविष्य के बारे में, भाग्य के बारे में पूछने आए हैं, लेकिन वो भीड़, क्योंकि मूंगफली वाले के वहां इतनी जगह नहीं होती है उसकी दुकान के आगे, तो वो भीड़ का एक बड़ा हिस्सा ज्योतिषी की दुकान के आगे आ जाता था। इससे ये भी, यहाँ पे ये भी समझ में आता है कि ज्योतिषी की दुकान और मूंगफली की दुकान अगल बगल में है, साथ साथ लगी हुई है। तो इसमें जो है, यहाँ पे लिखा गया है कि जो ज्योतिषी है वो अपना व्यापार कैसे चलाता था। मतलब कि ज्योतिषी के पास अपनी कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए ज्योतिषी अपने व्यापार को कैसे चलाता था, यहाँ पे ये बताया गया है इसके बाद, कि एक जो रोशनी है, मशाल की जो रोशनी है, वो रोशनी के के सहारे ज्योतिषी अपना व्यापार चलाता था। लेकिन वो जो मशाल की रोशनी आ रही है, जो वो आग जल रही है, वो जल रही होती थी जो उसके पास का मूंगफली का ढेर है, वहां पे वो जल रही होती थी। यानी कि मूंगफली का ढेर, यानी कि जो भुनी हुई मूंगफली का बेचने वाला विक्रेता है, मूंगफली के विक्रेता के पास में ये रोशनी है, और वो जो रोशनी जलाता है, वो रोशनी जो जलती कैसे है, वो रोशनी यानी कि वो मशाल जो जलाई जाती है उसके द्वारा, वो मशाल जो है चटक चटक कर जलती है, यानी कि आवाज कर करके जलती है। क्रैकल्ड वर्क वर्क वर्ड जो कहा गया यहाँ पे, क्रैकल्ड, तो क्रैकल्ड का मतलब यही है कि क्रैक करके, चटक चटक की आवाज के साथ वो जलती है। और जब वो चटक चटक कर वो जलती है, तो वो साथ ही साथ उसमें धुआं भी उड़ाती है। वो मतलब ऊपर को धुआं उड़ाते हुए वो जला करती है। और जो ज्योतिषी है, वो अपने ज्योतिष शास्त्र के से संबंधित कार्य को इसी रोशनी के सहारे अपने इसको चलाया करता था, अपने बिजनेस को। Half the enchantment of the place was due to the fact that it didn't have the benefit of municipal lighting. The place was lit up by shop lights. उस स्थान का आधा आकर्षण तो इस तथ्य के कारण था कि उसे नगर पालिका की तरफ से किसी भी प्रकार की रोशनी की व्यवस्था या कोई भी रोशनी की व्यवस्था या रोशनी मुहैया नहीं कराई गई थी, यानी कि उन्हें कोई नगर पालिका की रोशनी का कोई लाभ नहीं दिया गया था। उस स्थान को जो प्रकाशित करती थी, या जहां से उस स्थान को प्रकाश मिलता था, वो उस स्थान को प्रकाश मिलता था जो दुकानों में दुकानदारों ने अपने लिए रोशनी का प्रबंध किया था। यानी कि उस पूरे मार्केट में, उस पूरे रास्ते के चार दोनों तरफ जो मार्केट है, उस मार्केट में वो व्यवस्था जो थी दुकानदारों की अपनी की हुई रोशनी की व्यवस्था के कारण वहां पे रोशनी दिखाई पड़ती थी। यानी कि वहां पे वो प्रकाश दुकानों की रोशनियों से ही आता था। One or two had hissing gas lights. Some had naked flares stuck on poles. Some were lit up by old cycle lamps.
and one or two, like the astrologers, managed without lights of their own. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows. एक या दो लोग ऐसे थे, उनके पास जो थी गैस लाइट थी, जो फुफकार करती हुई आवाज के साथ जलती थी। हिसिंग गैस लाइट्स का मतलब यह है कि ऐसी गैस लाइट जो हिस साउंड के साथ जलती है। हिस साउंड जो है वो सर्प की यानी कि सांप की जो फुफकारने की आवाज है, उस आवाज को हिस कहते हैं। तो यहाँ पे हिसिंग गैस लाइट्स यानी कि सांप की तरफ फुफकारने वाली आवाज से जलने वाली गैस लाइट थी, यानी कि ऐसी गैस की बत्तियां या ऐसी गैस की लाइट जो सी 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 आवाज के साथ जलती थी। कुछ लोगों के पास जो थी पोल्स पर लगी हुई मशालें थी, वो मशालें किसी प्रकार से सुरक्षित नहीं थी, कहने का मतलब यह है। इसलिए यहाँ नेकेड फ्लेयर्स वर्ड यूज किया है, यानी कि ऐसी मशालें जो नंगी थी। यानी कि नंगी मशालों का मतलब है कि सीधे जलने वाली, ओपन जलने वाली, यानी कि अगर उनमें से कहीं आग वाग गिर गई या कहीं कुछ हो गया, मशाल गिर गई, जलती हुई मशाल कहीं गिर गई, तो उससे आग लगने की संभावना बनी रहती है। कुछ लोग, समवर लिखा है यहाँ पे, जो तो कुछ लोग ऐसे थे जो साइकिल की पुरानी लाइट्स का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम साइकिल लैंप्स कह रहे हैं। हो सकता है डायनामो बेस्ड जो लाइट्स होंगी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो उस पुराने साइकिल की बत्तियों से वो लोग अपनी दुकान में रोशनी करते थे। यानी कि साइकिल में जो डायनामो लगता है, सब साइंस के स्टूडेंट हैं तो समझते हैं कि जो साइकिल के आगे लाइट जलती है, जो बिना सेल और उसके, हम जिसको सीधे सेल वेल ऐसा यूज नहीं करते हैं, इसको हम चार्ज करते हैं, साइकिल के चलने से ही जो चार्ज होती हैं, उस प्रकार की साइकिल की पुरानी बत्तियों से वो कुछ दुकानें प्रकाशित थी। और एक दो लोग ऐसे थे जो ज्योतिषी के तरह के थे, कि जैसे ज्योतिषी के पास अपनी लाइट नहीं थी, उनके पास भी अपनी लाइट नहीं थी, लेकिन वो किसी प्रकार से अपने यहाँ रोशनी मैनेज करते थे, यानी कि आसपास से आने वाली रोशनियों के सहारे वो अपनी दुकान पे अपना काम चलाते थे। तो वहां पर क्या था कि वहां पर रोशनी की किरणों, यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं, उसकी किरणों और जो चलती फिरती छायाएं हैं, जो यहाँ पे लिखा गया मूविंग शेडोज, यानी कि जो लोग, कोई लोग इधर एक तरफ को आ रहे हैं दुकान से, कोई जा रहे हैं दुकान से, ऐसे ही रोड पे भी कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, तो ऊपर नीचे चलने वाले लोगों की जो छायाएं पड़ती थी, जो शेडोज पड़ते थे, और जो रोशनी जो है, रोशनी की जो किरणें आ रही हैं, ये जो है, ये कभी छाया उसको काटती है, कभी रोशनी सीधी आ रही है। तो इस प्रकार से वहां पे क्या होता था, एक व्यग्र कर देने वाला, एक आश्चर्य में डाल देने वाला, एक अलग ही प्रकार का माहौल या मंजर पैदा करने वाला, इस प्रकार का वहां पे एक मंजर बन जाता था, जो यहाँ पे bewildering crisscross of light rays and moving shadows कहा गया है। This suited the astrologer very well, for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. यह जो मंजर बनता था, रोशनी और चलती फिरती छायाओं का, ये जो मंजर बनता था, ये ज्योतिषी को बहुत पसंद था, यानी कि उसको अपने मन माफिक लगता था, उसको काफी अनुकूल प्रतीत होता था। और इसका सीधा कारण यह था कि जब उसने अपना जीवन शुरू किया था, यानी कि जीवन शुरू करने से मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जब उसने अपने अपने पैरों पर खड़े होने लगा, या फिर जब वो आत्मनिर्भर बना,
जब उसे अब उसके जीवन का गुजारा उसके ही हाथ में आ गया कि अब तो उसे जो भी है आजीविकोपार्जन या जीविकोपार्जन करना पड़ेगा, आजीविका कमानी पड़ेगी। जब ऐसी स्थिति आई तो उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन ही बिगेन लाइफ, मतलब जब उसने अपना जीवन शुरू किया, अपना काम धंधा शुरू किया, तो उसका कोई इरादा ज्योतिषी बनने का नहीं था। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि वह औरों के भविष्य में के बारे में उतना ही अनजान था जितना वह अपने स्वयं के भविष्य के बारे में अनजान था। वह कुछ नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि अगले मिनट उसके स्वयं के साथ क्या होने वाला था। ऐसी स्थिति उसकी नहीं थी कि वो जानता हो। वह नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, यहाँ पे स्टार्स वर्ड लिखा गया है जो, इसका मतलब यही है कि नक्षत्र, तारे, ग्रहों, इन सब के बारे में वो उतना ही अनजान था जितना कि उसके इनसेंट यानी कि भोले भाले या सीधे साधे ग्राहक, इनसेंट कस्टमर्स अनजान हुआ करते थे। जितना जितना जैसे कि वो भी कुछ नहीं जानते थे, तो यहाँ ज्योतिषी के बारे में भी एक बताया गया है कि ज्योतिषी भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। वो भी इस संबंध में, इस विज्ञान से वो भी अनजान था। तो यहाँ पे ये जो कहानी का ये जो पॉइंट आता है, यहाँ पे जो सेंटेंस आता है, ये सेंटेंस बताता है कि वह एक नकली ज्योतिषी था। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा वॉज ही अ फेक एस्ट्रोलॉजर, तो आपको वहां पे आंसर लिखना होगा यस। ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे है कि वो लिखा गया है कि वो भी नक्षत्रों के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, भविष्य के बारे में उतना ही जानता था जितना उसके भोले भाले ग्राहक जानते थे। या वो भी ऐसे ही कुछ नहीं जानता था जैसे कि उसके भोले भाले ग्राहक या जो लोग उससे इस संबंध में राय मशवरा लेने आते थे, जैसे वो अनजान थे या वो नहीं जानते थे, वैसे ही ज्योतिषी भी था। ज्योतिषी भी कुछ नहीं जानता था। Yet he said things which pleased and astonished everyone. That was more a matter of study, practice, and shrewd guesswork. All the same, it was as much an honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of a day. फिर भी वह ऐसी बातें बोलता था या ऐसी ऐसी बातें बनाता था जो हर किसी को या जो प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी उसके पास ग्राहक बन के आता था, यानी कि उसके हर एक ग्राहक को प्रसन्न और आश्चर्यचकित कर देती थी। यह सब उसको कह सकते हैं कि लगातार अध्ययन के कारण या निरीक्षण कह लो, निरीक्षण के कारण, अभ्यास और चालाक अनुमान लगा सकने की क्षमता के कारण वह यह सब कर पाता था या वह यह सब बातें बता पाता था। फिर भी उसके परिश्रम में उतनी ही ईमानदारी थी जितनी किसी भी ईमानदार व्यक्ति के परिश्रम में हो सकती थी। तथा दिन के बीतने पर वह जो कुछ भी कमाई अपने घर ले जाता था, उसके लिए वह एक योग्य व्यक्ति था। मतलब कि वो एक जो भी वो काम कर रहा है और जैसे भी वो पैसा कमा कर ले जा रहा है, तो यहाँ पे लेखक ने माना है कि हाँ बिल्कुल वो बड़ी ईमानदारी से, जैसे अन्य लोग करते हैं वैसे ही वो भी अपना काम बड़े परिश्रम और ईमानदारी से करता था। और जो वो कमाता था पूरे दिन भर में, तो वह उसके लिए योग्य था। He had left his village without any previous thought or plan. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers, namely, tilling the land, living, marrying, and ripening in his cornfield and ancestral home.
उसने पहले से बिना कुछ सोचे विचारे या कह सकते हैं कि बिना किसी योजना के अपना गांव छोड़ दिया था। इसके लिए उसने कोई पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई योजना नहीं बनाई। कोई उसके मन में ऐसा कोई विचार भी नहीं आया कि जो हम ये कह सके उसने पहले से सोच विचार किया हो। तो प्रीवियस थॉट उसके दिमाग में कुछ नहीं था, ना ही उसका कोई प्रीवियस प्लान था, पर उसने बिना सोचे विचारे अपना गांव छोड़ दिया था। और अगर वो वहां रह रहा होता, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान लें फॉर अ मोमेंट कि यदि वो वहां पर रह रहा होता तो वहां पर वह वही काम करता जो उसके पूर्वज या जो उसके पुरखे जो काम कर रहे थे, तो वो भी वही काम कर रहा होता। अब यहाँ पे काम बताए गए हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि खेतों को जोतने का काम करता, या जहां वो रह रहा है वहीं रह रहा होता, उसी गांव में रह रहा होता, अपने पुरखों के घर में ही रह रहा होता और वहीं विवाह करता, और जीवन का जो आगे का भाग है वो भी धीरे धीरे उसका वहीं बीत रहा होता। यानी कि वहीं वो अपने जीवन गुजार रहा होता, अपने उन्हीं खेतों में गुजारता जो मक्के के खेत वो लगाता, जिन खेतों में मक्का लगता था, और उन्हीं घरों में वो अपना जीवन गुजारता जिसमें उसके पुरखों के नाम था, या जो उसके पूर्वजों की तरफ से उसको मिलता, या जो उसके पूर्वजों का था। But that was not to be. He had to leave home without telling anyone, and he could not rest till he left it behind a couple of 100 miles. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. किंतु ऐसा होना नहीं था, ऐसा कुछ होना नहीं था। बिना किसी से कुछ कहे उसे अपना घर छोड़ना पड़ा था, और बिना उसे सैकड़ों मील पीछे छोड़े। अब सैकड़ों मील से जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कपल ऑफ 100 माइल्स। 100 मीन्स सैकड़ा, कपल मीन्स टू, तो 200 मील। तो बिना उसे, यानी कि अपने गांव को, अपने घर को 200 मील पीछे छोड़े वह रुक ही नहीं सका। हम कह सकते हैं कि उसने तब जाके थोड़ा चैन की सांस ली जब वो अपने गांव से, अपने घर से भागते भागते, बचते भागते 200 मील की दूरी तक नहीं पहुंच गया। यानी कि इतनी दूर नहीं पहुंच गया जहां उसे उसके गांव वाला कोई पहचान सके या उसके गांव वाला कभी वहां आ सके। एक गांव वाले के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और उन दो स्थानों के बीच में आप ये समझ लीजिए कि एक ओशन, यानी कि एक महासागर या एक समुद्र की के समान दूरी हो गई थी। उसके गांव और जिस स्थान पर वह 200 मील दूर आ चुका था, उन दोनों स्थानों के बीच जो डिस्टेंस था वो ऐसा हो गया था कि समझिए कि वो एक महासागर पार करके दूसरी तरफ आ गया था, जहां संभवतः उस स्थान का, जो उसके गांव का रहने वाला व्यक्ति है या उस क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति, कभी वहां तक आएगा ही नहीं। ऐसा उस व्यक्ति ने अपने दिमाग में सोच लिया था, और इसीलिए वो इतनी दूरी पे आके थोड़ा उसने चैन की सांस ली थी। He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong. इंसानों की मुसीबतों का उसे सही विश्लेषण करना आता था। जैसे शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है, या शादी विवाह की कोई बातें हैं, धन दौलत से संबंधित कोई बातें हैं, रिश्तेदारों की बातें या रिश्तेदारों की उलझने होती हैं, रिश्तों की उलझने होती हैं, या हम समझ लें कि जैसे इंसानों के मध्य जो
आपसी घर में या बाहर जो लोगों को जिन दिक्कतों से, जिन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, उस सब का उसे सही से विश्लेषण करना आ गया था। वो उसको ये सब आता था। लंबे अभ्यास ने, मतलब काफी समय से वो इस चीज को, इसका निरीक्षण कर रहा होगा, तो इस लंबे अभ्यास ने उसके निरीक्षण की समझ को बहुत ही शार्प कर दिया था, यानी कि तीव्र कर दिया था, तेज कर दिया था उसको। मतलब निरीक्षण की बारीकी समझ में उसे इस अभ्यास के कारण, लंबे अभ्यास के कारण, ये जो बारीकी थी जो इन रिश्तों में होती है, जो इंसानों के जीवन में जनरली जो उलझने आती हैं, उनसे संबंधित उसे निरीक्षण की समझ बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। 5 मिनट के अंदर ही वह यह समझ लेता था कि क्या कुछ गलत है या गलती कहां पर है। He charged 3 pies per question and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes, which provided him enough stuff for a dozen answers and advices. When he told the person before him, gazing at his palm, in many ways you are not getting the fullest results for your efforts. 9 out of 10 were disposed to agree with him. वह प्रत्येक प्रश्न के लिए जो भी उससे पूछा जा रहा था, जो भी व्यक्ति उसके पास आता था, उसका ग्राहक जब उससे एक प्रश्न पूछता था, तो उस प्रश्न के बदले वह उनसे 3 पाई लेता था। यानी कि 3 पाई उसका चार्ज था प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए। पाई जो है, पाई आज की डेट में पाई चलती नहीं है भारत में। ये कहानी लिखी गई है 1947, 1947 में, जिस वक्त देश आजाद हो रहा था, उस पीरियड की कहानी है। और ये जो लेखक है वो हमारे देश के ही हैं, आर के नारायण जी। तो ये जो 3 पाई है, 3 पाई के बराबर होता है 1 पैसा। पहले से आपने सुने होंगे कई कहावतें, कई मुहावरे जिनमें पाई का इस्तेमाल होता है। पाई पाई को मोहताज हो जाना, पाई पाई चुकाना। तो ये जो है उस वक्त पाई चलती थी, तो 3 पाई मिलाकर 1 पैसा के बराबर होते थे। तो उस जमाने में जब पाई चलती थी, और पाई भी मतलब बहुत बड़ा ही पैसा होता था उस वक्त। आप ये समझ लीजिए आज के 1 रुपए के बराबर तो हो ही गया होगा। तो ये जो 3 पाई होती थी, वो प्रत्येक प्रश्न पर चार्ज करता था। यानी कि कोई व्यक्ति, उसका ग्राहक जो उसके पास आए और उससे बोले कि भाई मेरे को ये प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो वो उसका उत्तर देने के लिए 3 पाई उससे चार्ज करता था। और वो तब तक मुंह नहीं खोलता था अपना, कभी भी अपना मुंह वो तब तक बंद रखता था जब तक कि दूसरा व्यक्ति जो उससे प्रश्न पूछने आया है, जिसको अपनी समस्या है, जो समाधान चाहता है, ग्राहक, वो ग्राहक जब तक कम से कम 10 मिनट बोल ना ले। और इस 10 मिनट में, वो इस 10 मिनट को उसको जब सुनता था, तो इससे उसको इतना मटेरियल मिल जाता था, उसके पास इतना चीज हो जाती थी, यानी कि आप ये समझिए इनफ स्टफ, उसके पास इतना स्टफ हो जाता था कि वो 1 दर्जन प्रश्नों के अब उत्तर दे सकता है। और यहां तक कि सलाह भी दे सकता है कि अब आपको ये नहीं करना है, ये करना है। जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वैसे ही ज्योतिषी भी एडवाइस करता था। When he told the person, अभी इसके आगे हमने पढ़ा था कि जब वो इस प्रकार से बात करता था, जब वो सामने वाले व्यक्ति को, ये हथेली को ध्यान से देखता है, तो वो उसे बताता है, गेजिंग एट हिज पाम का मतलब है उसकी हथेली को देखना। तो वो जब उसकी हथेली पर नजर डालता है और ध्यान से देखते हुए उसे बताता है कि आप प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूं कि आपके अनेकों बातों में जो आप प्रयास करते हैं, या अनेकों कामों में जो आप प्रयास करते हैं, उसका आपको पूरा फायदा मिल नहीं पा रहा है। जब उस प्रकार से बात करता था, तो 10 में से अगर उसके पास 10 ग्राहक आए हैं, तो 9 लोग तो उसके साथ बिल्कुल ओके कह लेते थे कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बहुत प्रयास करता हूं, पर मुझे इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है।
तो 10 में से 9 लोग उसके साथ राजी हो जाते थे, उसके साथ एग्री हो जाते थे कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे का पार्ट 1 ओवर होता है और पार्ट 2 में ही ये कहानी फिर शुरू रहेगी, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। Thank you for watching this video. Hope it is really useful to you, and the chapter shall be continued in part 2. See you soon.